मैंने शादी तो की लेकिन मेरी नज़र मेरी साली पर थी। मैं लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेच देता था। इसलिए मैंने सुहाग रात को पत्नी से बहाना किया और साली को उठाकर ले गया और अच्छे दाम पर कोठे पर बेच दिया। घर आया तो बड़ा खुश था। पत्नी के साथ सुहाग रात मनाऊंगा, लेकिन जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मेरी रूह काँप गई, क्योंकि कमरे में तो साली। हम 3 भाई थे। मेरे 2 भाई गाँव से बाहर चले गए और वे हर महीने इतने पैसे बैंक अकाउंट में भेज देते कि मेरे और मम्मी के लिए काफ़ी होते। यह वो दिन जो हमने गरीबी में गुजारे थे अब खुशहाली में बदल गए, और यह सब मेरे भाइयों की वजह से हुआ। पापा हमारे बचपन में हमें छोड़कर चले गए थे और हमारी मम्मी लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके हम भाइयों का पालती थी। फिर जब मेरे भाई जवान हुए तो यहाँ पर कभी उन्हें काम मिलता और कभी नहीं मिलता। अब तो मम्मी की सेहत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उनके लिए हम 3 जवान भाइयों का बोझ उठाना इतना आसान नहीं था। मेरे भाइयों ने सिर्फ 8वीं 9वीं तक ही पढ़ाई की थी। उसके बाद स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही स्कूल के खर्च उठाना मम्मी के बस की बात थी। वे यहाँ पर सब्जी मंडी में काम करने लगी, लेकिन कमर तोड़ महंगाई ने ज़िंदगी बहुत मुश्किल बनाई थी। अब मम्मी भी अक्सर बीमार रहने लगी। उनकी दवाइयों के खर्चे, बिजली, गैस का बिल और मकान का किराया हर महीने मुँह खोले हमारे सामने खड़े रहते। क्योंकि छोटा था इसलिए उनकी परेशानियां सुनता रहता था, लेकिन उन्हें हल करने में मैं किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता था। हालात खराबी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों ने एक दिन एक मुश्किल फ़ैसला किया और दुबई चले गए। वह दिन मुश्किल थे, लेकिन जब उन्होंने वह पैसे भेजना शुरू किया तो मम्मी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। अब हमारे घर के अच्छे हालात होने पर तो वह रिश्तेदार भी हमसे रिश्ता बनाकर रखने लगे, जो गरीबी में हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। घर में रुपए पैसे की बरसात हो गई तो मम्मी ने मोहल्ले में एक अच्छी लोकेशन पे छोटा सा मकान बना हुआ ख़रीद लिया था। मैं उस दौरान मैट्रिक में था, लेकिन 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया तो मम्मी ने मुझे दोबारा पेपर देने को कहा। लेकिन मेरा पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, तो मैं बहाने बनाने लगता, क्योंकि मैं हर वक्त फ्री रहता था और दिन के 2 बजे सोकर उठना और फिर नाश्ता करके मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता और रात के वहाँ से लौट कर आता। तो मम्मी ने मेरे भाइयों को कहा कि इसकी नौकरी के लिए भी कुछ करो, तो उन्होंने मुझे मोबाइल की शॉप मोहल्ले में ही खोलने को कहा। तो मेरा दिल खुशी से झूमने लगा। मैंने फ़ौरन घर के करीब में ही एक दुकान ले ली। मेरे भाइयों ने मुझे इतने पैसे भेजे कि मैं वह दुकान बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी यह दुकान चल पड़ी। इस बीच मेरी दुकान पर मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों के साथ मेरी दोस्ती हो गई, जो हर वक्त मेरी दुकान में उठने बैठने लगे। उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत रंगीली भी हो गई और मैं उस ज़िंदगी की तरफ खिंचता ही चला गया। पहले ताश की महफ़िल लगी और फिर उस महफ़िल में जुआ भी खेला जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता शराब भी आम हो गई। मम्मी मेरे रंग ढंग देखने लगी तो मुझे बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। वह मेरी शिकायत भाइयों से भी ना करती थी कि कहीं वह मुझसे उलझ ना पड़े। इस डर से मम्मी खामोश रहती और मैं इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मनमौजी ज़िंदगी में गुम हो गया था। घर में कोई बड़ा तो था नहीं कि मुझ पर नज़र रखता। अब मेरी अक्सर रातें अपने दोस्तों के साथ कोठों पर गुजरने लगी थी और मैं शराब से होता हुआ शबाब तक भी जा पहुंचा। मम्मी को मेरे हालात के बारे में कुछ कुछ पता भी चल गया था, इसलिए अब उन्हें मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी कि अगर मैं बाल बच्चे वाला हो गया तो शायद सुधर जाऊं। दूसरा, वैसे भी घर के कामकाज करना अब उनके लिए आसान नहीं था। इस दौरान मम्मी ने एक जानने वाली से कहकर मेरे रिश्ते की बात चलाई। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगती थी कि दूसरे के घर में जाकर उनकी बेटियों को किसी जानवर की तरह टटोल टटोल कर देखा जाए कि वे हमारे बेटे के लिए किसी काबिल हैं या नहीं। इसीलिए मम्मी ने रिश्ते वाली बात को बहुत साफ अंदाज में बता दी थी कि हमें उस घर पर लेकर जाना जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं। और मम्मी जिनके घर गई उनकी 2 ही बेटियाँ थीं और उनके पापा सरकारी स्कूल में क्लर्क थे। वह लोग बड़े अच्छे थे। मम्मी को उनकी बड़ी बेटी पसंद आ गई और अगली बार में मुझे भी अपने साथ ले गई। मैं भी जाकर एक नज़र लड़की को देख लूँ। मैं शादी तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी शादी के बगैर भी बड़ी मस्त और रंगीन चल रही थी, लेकिन मम्मी के कहने पर मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। मैं मम्मी के साथ जब उनके घर पर पहुंचा तो दरवाजे को खोलने के लिए आने वाली लड़की को देखकर मैं हैरान रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी। मैंने इतना खूबसूरत चेहरा पे कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं उसे देखता ही रह गया। मेरे देखने पर वह हैरान रह गई तो मम्मी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और फिर पलटकर उसका परिचय मुझसे करवाने लगी। यह पूजा की छोटी बहन रोली है। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि अगर उसकी छोटी बहन इतनी खूबसूरत है तो ऊपर वाला जाने उसकी बड़ी बहन कितनी खूबसूरत होगी।
मेरे दिल में एक हलचल सी मचने लगी। उस लड़की ने मुझे हेलो किया, फिर हमें लेकर वह ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। मम्मी तो पड़ोसन के घर गई हैं, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। उसकी आवाज़ इस कदर मीठी थी कि मुझे लगा जैसे मंदिर में घंटी बज गई हो। इतने में मेरे होने वाले ससुर, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के करीब थी, वह ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में सवाल करने लगे। तो मैं भी बहुत मीठे अंदाज में उन्हें जवाब दिया। वह काफ़ी संतुष्ट नज़र आए तो मेरे दिल को हल्की हल्की तसल्ली होने लगी। हमें बैठे हुए थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन मेरी नज़र लगातार दरवाजे के साथ लगी हुई थी, जहाँ से गुजरकर पूजा को आना था, लेकिन वह अंदर ही नहीं आ रही थी। मेरा इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा था। इतने में मेरी सास अंदर आई और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। मेरे दरमियान हल्की फुल्की बातें चल रही थी। पूजा ब्लू कलर की साड़ी पहने अंदर आई तो मैं उसे देखकर हैरान ही रह गया। वह अपनी बहन से बहुत अलग थी। उसका रंग भी सांवला था और हाइट भी छोटी थी, और अपनी छोटी बहन के बराबर इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। लेकिन मम्मी उसे देखकर इतनी खुश हुई कि मेरा मूड ख़राब हो गया। भला हीरे को छोड़कर मम्मी ने मेरे लिए क्या पसंद किया है? मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं ठीक ठाक खूबसूरत और जवान था। इस मामले में तो मैं किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ना था। जब मम्मी वापस घर आई तो मैं मम्मी पर बिगड़ गया कि जब आपको अच्छी तरह से मेरे मिजाज के बारे में पता है तो फिर आपने छोटी के लिए बात क्यों नहीं की? तो मम्मी मेरी बात पर हैरान हुई कि लड़की के माँ बाप हमेशा अपनी पहली बेटी की ही शादी करते हैं, ना कि आखिरी नंबर वाली की, और हम बड़ी के होते हुए छोटी का हाथ क्यों मांगे? इसमें बुरी बात है। मम्मी, जो चीज़ पसंद होती है इंसान को वही चुनना चाहिए। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए वही किया है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। लड़की अच्छी है, पढ़ाई ख़त्म कर चुकी है और शादी का पहला हक भी इसी का बनता है। आप कब से दूसरों के हक के ठेकेदार बन गई हो? आप अगर छोटी की बात करती तो बड़ी का रिश्ता क्यों देते हैं? मम्मी गुस्से में आ गई। तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें इन बातों की बारीकियों का एहसास नहीं है। मैं उठकर खड़ा हो गया तो मम्मी मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। अच्छा, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरी कही बात पर सवाल उठाओगे? और फिर मम्मी मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी तो मैं भी चुप हो गया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं ज़रा सा भी और बोलूँगा तो उनका बीपी हाई हो जाएगा। मैं कमरे से निकल आया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लेट गया। मेरे दोस्तों का लगातार फ़ोन आने लगा। वह मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मेरा आज किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। हालांकि मुझे एक बिल्कुल मस्त पेशे के बारे में बताया गया जो अभी अभी बाज़ार में आया था। उस बाज़ार की नायिका से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह भी बार बार मुझे फ़ोन करके अपने अड्डे पर बुला रही थी, लेकिन मेरा मूड बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो गया। बार बार मेरी नज़रों में वह चेहरा घूमने लगता तो मैं अपने हाथ को ज़ोरदार पंच दीवार पर मार देता। गुस्से से मेरी कनपट्टी जलने लगी कि आखिर मम्मी ने मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाली है। फिर मैं अपनी जेब से छोटी बोतल ड्रिंक की निकाली और एक ही सांस में ख़त्म कर डाली, लेकिन सीने में लगी आग तो जैसे बुझने की बजाय और तेज़ हो गई। सुबह मैं घर से निकलने लगा तो मम्मी ने मुझे आवाज़ दी तो मैं पलटकर उनकी तरफ गया। मेरी लाल निगाहें देखकर वह मेरे दिल की हालत समझ रही थीं। आज नाश्ते के बगैर कहाँ जा रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नाश्ता बना कर रखी हुई हूँ। वह प्यार से बोली तो आपसे ये किसने कहा कि आप मेरे लिए नाश्ता बना कर रखिए और मेरा इंतज़ार करिए? मैं अकड़े अंदाज में कहा तो मम्मी ने मुझे दुख भरी नज़रों से देखा। मैं उठकर जाने लगा तो वह आहिस्ता से बोली, अगर एक कप चाय अपनी माँ के साथ पी लोगे तो क्या होगा? मैं ना चाहते हुए भी उनके पास बैठ गया। वह फ़ौरन किचन में गई और मेरे लिए चाय गर्म करने लगी और साथ ही अंडा फ्राई लेकर करने लगी। फिर नाश्ता ट्रे में रखकर कमरे में लेकर आई तो मैं ना चाहते हुए भी नाश्ता करने लगा और वह मेरे सामने बैठकर मुझे चुपचाप नाश्ता करता हुआ देखने लगी। रवि, तुम परेशान ना हो, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकालती हूँ। चाय पीते हुए मैंने धीमे से मम्मी के चेहरे की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा दी। मैं आज उनके घर जाती हूँ और उनकी मम्मी से किसी तरह तुम्हारी ख्वाहिश का जिक्र करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा। तो यह बहुत गलत बात है, लेकिन मैं जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि कल मुझे उसका पछतावा हो, क्योंकि ज़िंदगी तो तुम्हें गुजारनी है। मैं तो आज हूँ, कल मर जाऊँगी, लेकिन तुम्हें दुखी होकर तो मुझे मरकर भी सुकून नहीं आएगा। मम्मी की बातें सुनकर मैंने कहा कि आप हर वक्त क्यों मरने की बातें करती हो? आपके पास कोई और अच्छी बात नहीं है क्या? अच्छा, ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तू बहुत बड़ा हो गया है। माँ को भी चुप करवा देता है। मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ, लेकिन आपके लिए बच्चा ही रहूँगा। बस आप यह मरने वाली बातें ना किया करो। आपकी बड़ी मेहरबानी
मेहरबानी होगी। तो मम्मी खिलखिलाकर हंसने लगी। तो मेरा दिल भी खुश हो गया। लेकिन रवि, एक बात का ख्याल रखना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर वहाँ पर जा रही हूँ। लेकिन अगर वह ना माने तो फिर मैं पूजा के लिए किसी सूरत में इनकार नहीं करूँगी। यह बहुत ही गलत बात है कि पहले बड़ी बच्ची की रिश्ते के लिए बात की जाए और फिर छोटी के लिए, और फिर अगर बात ना बने तो वहाँ से खाली हाथ आना मेरे लिए मौत के बराबर होगा। अगर वह मान गए तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें पूजा से ही रिश्ता करना होगा। मम्मी की बात सुनकर मैं सिर हिलाया और कहा कि आप पहले जाकर देखिए तो सही। पहली बात तो यह है कि वह आपके बेटे को इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर भी डाला तो फिर जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करने को तैयार रहूँगा। आप बेफ़िक्र रहिए। मेरी बातें सुनकर मम्मी संतुष्ट हो गईं और फिर वहाँ जाने की तैयारी करने लगी। मैं उन्हें लड़की वालों के घर ड्रॉप करके वापस अपनी दुकान पर आ गया। मम्मी ने पूजा की मम्मी से मेरी ख्वाहिश के बारे में जिक्र किया तो उनके चेहरे पर फ़िक्रमंदी झलकने लगी। और पूजा की मम्मी ने बताया कि रोली का रिश्ता तो हमने बचपन में ही मेरी सहेली के बेटे से तय कर दिया था, क्योंकि उसके पैदा होते ही मेरी सहेली ने उसको अपने बेटे के लिए मांग लिया था। और बस हम इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह उसकी बड़ी बहन पूजा की विदाई हो जाए तो हम रोली की भी जल्दी शादी कर देंगे। अगर रोली की मंगनी बचपन में ना हुई होती तो भी हम बड़ी बेटी के होते हुए छोटी का रिश्ता किसी सूरत में ना देते। पूजा के पापा ने उनको साफ साफ कहा और साथ ही यह भी कह दिया कि आप अभी भी सोच लीजिए, अगर आपके बेटे को यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो बेहतर है कि आप यह रिश्ता ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी तो लड़का और लड़की को गुजारनी होती है। अगर उनकी आपस में ही ना बन पा रही हो तो यह ज़िंदगी का एक बहुत लंबा सफ़र कैसे तय करेंगे, क्योंकि इस मामले पर मेरी और मम्मी के बीच ठीक ठाक बहस हो चुकी थी। फ़िलहाल इस मामले में अपना फ़ैसला पहले ही सुना चुकी थी, इसलिए वह जानती थी कि पूजा का इनकार तो किसी सूरत में भी नहीं करना। तो मम्मी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि हमें तो बस इस बारे में नहीं मालूम था कि रोली की पहले से मंगनी हो चुकी है। अगर हमें पता होता तो हम कभी भी यह बात नहीं करने आते, लेकिन क्योंकि अब रोली बेटी का रिश्ता तय हो चुका है तो हमें पूजा के लिए रिश्ते में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पूजा के मम्मी पापा के चेहरे पर परेशानी थी। वह मम्मी की बातों पर संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो पूजा के पापा ने कहा कि बहन जी, आपका बेटा मेरी छोटी बेटी को पसंद करता है तो आप उसे मेरी बड़ी बेटी के लिए कैसे राज़ी हो सकता है। तो मम्मी ने उनसे कहा कि ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वह मेरी कोई बात नहीं टालता और मैं पहले ही उसे बता चुकी हूँ कि अगर छोटी का रिश्ता उन्होंने खुशी से दिया है तो ठीक है, वरना मैं पूजा को हर हाल में अपनी बहू बनाऊँगी। देखिए बहन, बात यह है कि शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता जिन्हें आपस में एक ज़िंदगी गुजारनी है। अगर उनको ही फैसला करने दिया जाए तो बेहतर है। हमें आपसे कोई गिला नहीं है, ये तो बस मुकद्दरों के फ़ैसले हैं ना जी। आप घर जाकर आराम से इस मामले पर गौर कीजिएगा और अपने बेटे से भी बात करिए और फिर हमें दोबारा से जो भी आपके दरमियान आता है वह बता दीजिएगा, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से आज बेटी का रिश्ता करेंगे तो कल उनके लिए ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। आप और हम तो अपनी ज़िंदगी वैसे भी गुजार चुके हैं। पूजा के पापा ने बहुत ही इज्जत के साथ मम्मी को कहा। मम्मी उनके घर से जब अपने घर आई तो उन्होंने मुझे बताया कि छोटी का रिश्ता तो बचपन में ही तय हो चुका है। वह लोग पूजा की विदाई के इंतज़ार में उसकी भी शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो मम्मी की यह बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। फिर मम्मी ने आहिस्ता से कहा कि बहुत ही अच्छे ख़ानदानी लोग हैं, उनकी बेटी पूजा भी बहुत अच्छी लड़की है, हमें ऐसे हीरे को नहीं ठुकराना चाहिए। मैंने भी मम्मी की खुशी में हाँ कर डाली। तो मम्मी ने उसी वक्त फ़ोन करके पूजा के पापा को हाँ कर दी। लेकिन पूजा के पापा मुझसे एक बार मिलना चाहते थे। अगले ही दिन मैं उनके घर चला गया। मैं अभी उनके ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि मेरी नज़र खिड़की से बाहर उनके लॉन पर गई, जहाँ पर रोली झूले पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। मेरी नज़रें उसकी खूबसूरत चेहरे पर जैसे गईं और दिल में कसक सी उठी। अचानक वहाँ पर एक नौजवान लड़का आया। उसे देखकर रोली का चेहरा खुशी से चमकने लगा और वह दोनों एक दूसरे से बातों में इतने बिजी हो गए कि अपने आसपास भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह मंजर देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। वैसे तो यह लोग बड़े शरीफ बनते हैं और अब देखो ये अपने मंगेतर से कैसे हंसकर बातें कर रही है। मेरे सीने पर सांप लौटने लगे। इस वक्त मेरे होने वाले ससुर ड्राइंग रूम के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैं ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाने लगा। मम्मी का हालचाल पूछने के बाद उन्होंने मुझसे पूजा के बारे में बात की और बताया कि हमारी कोई नाराज़गी नहीं होगी। अगर आप इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हैं तो इनकार कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपकी मम्मी बहुत ही अच्छी औरत हैं, उनके लिए यह इनकार बहुत मुश्किल है।
लेकिन ज़िंदगी दोनों को गुजारनी है, इसलिए पहले ही हर बात अगर साफ़ हो जाए तो दोनों परिवारों के लिए अच्छा है। अब आप क्या समझते हैं? अपनी मम्मी की खुशी को एक तरफ रख कर हमें अपनी मर्ज़ी बताइए। तो मैंने कहा कि मैं एक खुशी का इज़हार किया था, लेकिन हमें इस बारे में मालूम नहीं था। अब क्योंकि यह बात हमें मालूम पड़ गई है, तो मुझे पूजा से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पूजा मेरी मम्मी की पसंद है और मैं अपनी पसंद से भी आगे अपनी मम्मी की पसंद को समझता हूँ। मेरी बात पर पूजा के पापा निश्चिंत हो गए और खुशी से उठकर मुझे गले से लगा लिया। उनके गले लगते ही मैंने एक बार फिर खिड़की से बाहर चोरी-चोरी रोली को देखा। वह मेरी ज़िद बन गई थी। दोनों परिवारों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। आए दिन मुझे मम्मी के साथ बाज़ार जाना पड़ता था। एक दिन मैंने शॉपिंग मॉल में रोली को अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग करते हुए देखा, तो मेरी आँखों में खून उतर आया। मेरे हाल से अनजान मेरी माँ उससे गले लगकर मिलने लगी। उसके साथ वह लड़का हमें नमस्कार करने के बाद आगे की तरफ चला गया। अचानक मुझे मम्मी से बातें करते-करते रोली के चेहरे पर झुंझलाहट नज़र आने लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से सिर्फ उसे ही देख रहा हूँ। उसने मेरी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा और फिर मम्मी को बाय बोलकर वह जाने लगी। वह जा चुकी थी, लेकिन अभी तक मैं इसी रास्ते में देख रहा था। मम्मी ने मुझे सख्त नज़रों से देखते हुए कहा, मेरे ख्याल में हमें अब घर चलना चाहिए। तो मैं अपने दिल में उठते तूफ़ान को दबाते हुए उठकर खड़ा हो गया। शादी वाले दिन रोली सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब अपने मंगेतर की बातों पर हंसते हुए शर्माती तो मेरे दिल में छुरियां सी चल जाती। विदाई का टाइम आ गया तो मैं अपनी पत्नी पूजा को लेकर घर पहुंचा। पूजा जो बेड पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरा दिल जो अपनी साली में अटका हुआ था। फिर एक ख्याल आया कि मेरी आंखें चमकने लगी और मैं मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे कमरे में आता देखकर पूजा शर्माने लगी। काश उसकी जगह रोली होती। मेरे दिल में एक कसक उठी और फिर मैंने उससे कहा कि मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, बस मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। उससे बात कर मैं फ़ौरन वहाँ से उठा, अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने रोली के नंबर पर कॉल किया और उससे बताया कि मैं तुम्हारी बहन को लेकर घर आ रहा हूँ। वह तुम्हें बहुत मिस कर रही है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए ही बाहर रहेंगे। अंदर किसी को नहीं बताना, वरना सब अंदर आने को कहेंगे। तो रोली ने कहा कि ठीक है और खुशी से उसकी आवाज़ चहकने लगी। अब तक के प्लान के मुताबिक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। जैसे ही मैं उसके घर के दरवाजे से थोड़ी दूरी पर पहुँचा तो मैं रोली को फिर कॉल किया, तो वह अपने गेट के पास ही खड़ी थी। फ़ौरन ही बाहर निकल कर आई और तेज़ी से मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने को कहा तो वह फ़ौरन बैठ गई। तो मैं तेज़ी से गाड़ी बढ़ा दिया। वह संभलते हुए पीछे की तरफ देखने लगी। दीदी कहाँ हैं? उसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा, पूछा। तो मैंने कहा, पहले मुझसे मिल लो, फिर दीदी से मिल लेना। और फिर गाड़ी हाईवे से एक सुनसान जगह खड़ी कर दी और उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़ा तो वह किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी। मैं एकदम उसके सर पर ज़ोरदार घूंसा मारा, फिर उसे लेकर अपनी एक दोस्त नायिका के कोठे पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह घबराहट भरी नज़रों से मुझे देखकर रोने लगी। बार बार उसका अपना मंगेतर के साथ हंसता चेहरा देखकर जितनी जलन मुझे होती थी, आज वही चेहरा रोता हुआ देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। फिर उसकी आंखों के सामने उसका सौदा हुआ और उस नायिका के कोठे पर बेचकर घर आ गया, जहां अब मैं अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने कदम कमरे में रखे तो मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि कमरे में मेरे दोनों भाई जो बाहर गए हुए थे वह खड़े थे और उनके साथ मेरे सास ससुर भी मौजूद थे, जिनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। लेकिन उन सबको एक साथ खड़ा देखकर मेरा चेहरा फना हो गया। एकदम अंकल वाले बोले, मेरी बेटी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ ही आई थी। नहीं अंकल, रोली तो मेरे साथ नहीं आई थी, मैंने हकलाते हुए कहा। क्यों झूठ बोलते हो? रोली ने घर से निकलते हुए कहा था कि तुम पूजा को लेकर घर आ रहे हो, उससे मिलवाने के लिए, क्योंकि पूजा उसे बहुत मिस कर रही थी। डर से मेरा गला सूख गया कि मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रोली घर से निकलने से पहले अपने मम्मी पापा को मेरे कॉल करने का बता देगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मम्मी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। सच सच बताओ, वह बच्ची कहाँ लेकर गए हो? इससे पहले कि मैं जवाब देता, मेरे दोनों भाइयों ने मुझ पर लात घूंसों और थप्पड़ की बरसात कर दिया। आखिरकार मैंने उन्हें बता ही दिया कि मैं उसे नायिका के कोठे पर बेच डाला है, तो सबको सांप सूंघ गया। फिर मेरे भाई मुझे मारते हुए उस नायिका के कोठे पर गए। जो पैसे नायिका ने मुझे रोली के बदले दिए थे वह उसके मुंह पर मारे और वहाँ
से रोली को लेकर आए। नायिका मेरे भाइयों के तेवर देखकर डर गई और फ़ौरन रोली को ले आई, जिसकी हालत उस पर बीतने वाली क़यामत जैसे आ रही थी। मेरे ससुर या कोई और मुझ पर दोबारा से हाथ उठाता। मेरी पत्नी बीच में आ गई, उन सबको मुझसे दूर कर दिया और फिर अपने पापा को देखकर कहा कि आप रोली को लेकर घर जाइए। बेटी की बात सुनकर उसके पापा हक्का बक्का रह गए और फिर मेरी पत्नी पूजा मुझे लेकर घर आ गई। मैं हैरान था, इतने बड़े वाक़या के बाद उसे मुझे डिवोर्स ले लेनी चाहिए, लेकिन कुछ भी हो जाने के बावजूद वह फिर भी मेरा साथ दे रही थी। उसके पापा ने पूजा को बहुत समझाया कि यह तो लड़कियां बेचता है, तुम्हें भी किसी दिन बेच देगा, इस पर क्या भरोसा, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन वह ना मानी। उसने अपने पापा को समझाया कि अब यही मेरी किस्मत है। अपनी बहन की बातें सुनकर रोली ने भी बहुत नफ़रत भरी नज़रों से अपनी बहन पूजा को देखा, लेकिन पूजा ने किसी बात की परवाह नहीं की थी। उसके मम्मी पापा ने पूजा के साथ रिश्ता तोड़ लिया, अपनी एक बेटी की बदनामी के डर से और दूसरी बेटी के घर उजड़ने के डर से। मेरे ससुर ने अपने लब सिल लिए और 1 महीने के अंदर उन्होंने अपनी बेटी रोली की शादी कर दी, जिसे उसका पति उसको लेकर बाहर चला गया। यह बात रोली के पति से उसके साथ होने वाले हादसे के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि यह बात छुपा ली गई। अब ऊपर वाला जाने यह बात कब तक छुपी रहती। दूसरी तरफ मम्मी ने भाइयों के साथ रहने का फैसला किया। वह मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। अब मेरी शादी को काफ़ी साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। तो एक दोस्त के मशवरे से मैंने अपना और पूजा का मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसमें पूजा की रिपोर्ट तो क्लियर थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी। उन रिपोर्ट्स की रोशनी में मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था। यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी खौफनाक खबर थी, लेकिन मैंने यह बात पूजा से छुपा लिया। अपनी मेडिकल रिपोर्ट अलमारी के सेफ में रख दिया, जिसकी चाबियाँ मेरे पास होती थी। उसमें रखने ही लगा था कि अचानक मुझे माला डी की गोलियाँ कपड़ों के बीच रखी हुई दिखाई दी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। पास से गुजरते हुए मैंने पूजा से पूछा कि यह गोलियां यहाँ क्यों रखी हैं, तो उसने कहा कि मैं लेती हूँ। तो मैं हैरान रह गया, इतने सालों से जो हम बे औलाद हैं, तो इसके पीछे यह वजह है कि तुम औलाद चाहती ही नहीं हो। तो वह हंसने लगी। हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि हमारी औलाद ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मेरी बेटी हुई तो तुम्हारे करतूत की सज़ा उसे ना भुगतनी पड़ जाए। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और मैं सर पकड़कर बैठ गया, यह सोचते हुए कि एक सज़ा तो मुझे इसी दुनिया में बंदों पर ढाए गए जुल्म के नतीजे में मिल गई, और दूसरी सज़ा मुझे ऊपर वाले की तरफ से मिली, जिसमें ना तो बेटा और ना ही बेटी पैदा करने के काबिल रहा। मैं अगर पूजा को डिवोर्स देकर दूसरी शादी भी कर लेता तो भी औलाद की खुशी से महरूम रहता। एक एक करके मुझे अपने सारे जुर्म याद आने लगे और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं वही काट रहा हूँ जो मैंने बोया था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।